Welcome to Saraswati IAS. I hope you are doing fine. So let's start our discussions. दोस्तों आज हम सभी यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए जो उसमें पूछे जाने वाले यूपी स्पेसिफिक है, जैसे कि यूपी की कल्चर, यूपी की इकोनॉमी, यूपी की हिस्ट्री, यूपी की जियोग्राफी, इन सभी पोर्शंस को हम लोग एक एक करके सीरीज में कंप्लीट करा जाएगा। और इस सीरीज को हम लोग आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक बुक है जो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और ये बुक मैग्रा हिल द्वारा पब्लिश की गई है और राइटर हैं राकेश सारस्वत सर। और इसी बुक से हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट किया जाएगा और ये बुक आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों जगह मिल जाएगी। तो आइए अपने सीरीज फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पेंटिंग एंड क्राफ्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं अभी हमें कई सारे एविडेंस मिले हैं जिसमें ये पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस जो थे वो पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे और उनके पेंटिंग्स ज़्यादातर हमें केव्स यानी गुफाओं में जहाँ वो रहा करते थे या फिर चट्टानों पे मिलता है। अभी हम उत्तर प्रदेश, हम यूपी स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट पेंटिंग साइट्स हैं। और हम पहले ये देख लेते हैं कि जैसे मैप आपको मैं पॉलिटिकल मैप आपके सामने लगाया हुआ हूँ। पॉलिटिकल मैप में आपको कौन से जिला किससे अपनी बॉर्डर को शेयर करता है और यूपी किन किन स्टेटों के साथ, जैसे ये मैप है तो यूपी आपको उत्तराखंड बॉर्डर के साथ शेयर करता है, फिर इधर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, ऐसे ये इंटरनेशनल आप देखेंगे नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो किन किन से अपना बॉर्डर शेयर करता है ये हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। और कौन से ज़िले, कौन से इंपॉर्टेंट ज़िले हैं, जैसे कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे लास्ट में आपसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो यूपी गवर्नमेंट लॉन्च की थी, एक जिला और एक उत्पाद। तो इसके लिए भी आपको जानना जरूरी होगा कि कौन से ज़िले में कौन सी उत्पाद है। तो ये सब जानने के लिए आपको यूपी की जो पॉलिटिकल मैप की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। और हम आते हैं अपने डिस्कशन पे। तो इंडिया में पहली बार जो रॉक पेंटेड शेल्टर्स हैं आप देखेंगे सोहांगी हिल्स, आप मिर्ज़ापुर मैप में जब भी आप देखा करिए, मैप जरूर आप देखा करिए, मिर्ज़ापुर अपना यहाँ है, तो यहाँ पे सोहांगी हिल्स पे एशियल कार्लाइले के द्वारा पहली बार रॉक पेंटिंग, पूरे इंडिया में पहली बार रॉक पेंटेड शेल्टर को हमने डिस्कवर किया हुआ था। और ये कौन से कब हमने किया था, तो 1867 और 1868 के दौरान हमने पहली बार फर्स्ट रॉक पेंटेड शेल्टर को इस सोहांगी हिल्स मिर्ज़ापुर में हमने डिस्कवर किया हुआ था। अब यूपी स्पेसिफिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यूपी में कौन से ऐसे दो इम्पोर्टेंट ज़िले हैं जो रॉक पेंटिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप यहाँ बांदा देख रहे होंगे, बांदा यहाँ पे है, और फिर अपना मिर्ज़ापुर मैप में आप जरूर देखा करिए, मैप में आपको यहाँ बांदा मिल जाएगा, जिसका आप देखेंगे महोबा के साथ, हमीरपुर के साथ बांदा का, फतेहपुर, इन सब के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। फिर मिर्ज़ापुर आप देखेंगे तो सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज, ये इंपॉर्टेंट जो शहर हैं इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको इसकी क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी बॉर्डर किससे, तो जो बांदा है और जो मिर्ज़ापुर है ये दो इम्पॉर्टेंट रॉक पेंटिंग के लिए हम जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो मिर्ज़ापुर पेंटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी हमने देखा था कि यूपी में दो ऐसे इंपॉर्टेंट साइट हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो मिर्ज़ापुर पेंटिंग्स के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हम मिर्ज़ापुर के बारे में जान लेते हैं। मिर्ज़ापुर आपको सोन वैली, जो विंध्या रीजन है उसके सोन वैली पर सिचुएटेड है। और उस समय सबसे पहले जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग थी हम लोग कैमूर रेंज में सबसे पाते हैं। कैमूर रेंज जो मिर्ज़ापुर की है वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग को हम लोग देखे हैं, पाए हैं। और जो मिर्ज़ापुर की कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग साइट हैं जैसे कि लिखुनिया, विजयगढ़, कोहबर, सोरोह घाट, कांडाकोट, ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग रॉक पेंटिंग साइट्स हैं। और जब आप पेंटिंग्स देखेंगे, जैसे मैं आपके साथ पिक्चर्स दो शेयर किया हूँ मिर्ज़ापुर का, तो इन सब पेंटिंग्स में आप देखेंगे रेड, वाइट, येलो एंड ग्रीन कलर, इन सब कलर का सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। और जो उस समय जो पेंटिंग्स थे, जैसे कि अब मान लीजिए हम इस समय मानव जीवन से, हमारे पास आधुनिक तकनीक है तो हम अपने पेंटिंग्स को बना के और मतलब लैपटॉप वगैरह चाहे किसी कहीं भी बना लेते हैं, लेकिन वो जब क्या करते थे पेंटिंग्स अपने यूँ क्या उस समय देख रहे हैं, कौन सी स्क्रीन को देख रहे हैं, वो चट्टानों पे बना दिया करते थे। जो भी वो देखते थे वो कौन सी इमेजिनेशन उनकी रहा करती थी, वो सब देख के उस समय की जीवन स्थिति क्या थी वो सब इमेजिन करके और चट्टानों पे बना दिया करते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट देखें, जैसे हंटिंग की स्किन को वो ज़्यादातर हमें मिलता है, जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देखेंगे, या फिर डांसिंग करते किसी भी जानवर या फिर किसी को डांसिंग करते हुए वो पिक्चर बना देंगे, या फिर बहुत सारे एनिमल जैसे जानवर वगैरह थे उनके भी पिक्चर्स बना दिया करते थे। आप ये पेंटिंग्स की दो पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर किया हुआ हूँ। और उस समय जब
पेंटिंग्स बनाया करते थे तो उस समय लोकली इसे अटेंड किया जाता था। ये रकत की पुत्रियाँ हैं। ये मिर्ज़ापुर पेंटिंग्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं तो मुगल पेंटिंग्स आती है। मुगल पेंटिंग्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसको हम लोग डिस्कस किया जाए। कुछ किसके शासनकाल में हमने देखे थे, क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें पेंटिंग्स देखने को मिले, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाबर आते हैं। तो बाबर का नेचुरली इंक्लाइंड रहता है, प्राकृतिक रूप से पहले ही पेंटिंग्स की तरफ उनका झुकाव रहता है। और वो तजुक ए बाबरी जो उनकी आत्मकथा है उसमें behज़ाद और शाह मुजफ्फर को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। बहुत ज़्यादा उसमें देखा गया है कि वो प्रोत्साहन किए हैं इन दोनों पेंटर्स को। तो कुछ खास उनमें देखने को नहीं मिलता है, बस ये हम उनकी आत्मकथा से हमें यही देखने को मिलता है जो behज़ाद और शाह मुजफ्फर हैं उनकी प्रोत्साहन की हुए हैं। फिर हम हुमायूं पे चलते हैं। तो हुमायूं उसके बाबर के बाद आने के बाद हुमायूं पेंटिंग्स की नींव रख देते हैं। उनके समय हम देखते हैं कि पेंटिंग्स काफ़ी अच्छे अच्छे बनाए गए हैं। वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पेंटिंग्स की इंडिया में रख देते हैं। उन्होंने 2 मास्टर पेंटर्स ईरान से बुलाए हुए थे और उनका काम ये था कि जो हमजा नामा है उसकी एक इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट बनाना है। हमजा नामा हम देखेंगे प्रोफेट मोहम्मद के अंकल थे, उनके ऊपर एक पांडुलिपि हमें पेंटिंग्स बनानी थी जो हमजानामा उनके ऊपर बनानी थी। ये हुमायूं के रेन में था। उसके बाद अकबर आते हैं। अकबर के रेन में कुछ ज़्यादा ही वो पेंटिंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। तो अकबर इस समय कुछ ज़्यादा ही फेमस हुए क्योंकि अकबर ने अपने सभा में अपने कोर्ट में 100 पेंटर्स को एम्प्लॉय किया हुआ था। हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जगन्नाथ, लाल माधव, फारूक कलाम, ये कुछ इत्यादि ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। वो अपने कोर्ट में 100 पेंटर्स को एम्प्लॉय किए हुए थे। और जो हमने देखा था कि हुमायूं के रेन में हमजानामा को स्टार्ट किया गया था, जो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट थी हमजानामा का, वो अकबर के रेन में आके कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद हम जहांगीर आते हैं। जहांगीर देखिए अभी तक जितने भी पेंटर्स थे वो जितने भी शासक थे उन्होंने पेंटर्स को क्या किया था, एम्प्लॉय किया हुआ था, लेकिन कोई खुद के पेंटर नहीं थे। लेकिन जहांगीर के रेन में आके हमें ये देखने को मिलता है कि जहांगीर एक खुद ही स्किल्ड पेंटर थे। उनकी एक अपनी स्टूडियो थी जहाँ वो जाके पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे। उसके बाद वो बहुत ही रूपवादी, फॉर्मलिस्ट और नेचुरलिस्ट प्राकृतिकवादी थे, जिसके वजह से वो जब भी पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे तो एक क्लोज रियलिटी बहुत ही जीवंत स्पष्ट होता था। जितने भी पेंटिंग्स थे जहांगीर के रेन में हम देखेंगे वो बहुत जीवंत स्पष्ट होता था। कारण ये था कि वो फॉर्मलिस्ट रूपवादी थे और एक नेचुरलिस्ट पर्सन थे। इसके बाद मुगल पेंटिंग्स में जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं और शाहजहां के बाद औरंगजेब आते हैं। इन दोनों रेंज में हम देखेंगे कुछ खास पेंटिंग को लेके नहीं। शाहजहां के रेंज में देखेंगे तो शाहजहां ने पेंटिंग्स को सेकंड प्रियोरिटी दी थी। पहले पे वो आर्किटेक्चर जैसे उनका वहाँ हम देखे थे कि रेड फोर्ट के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट कराए हुए थे, फिर उन्होंने ताजमहल बनवाया। लेकिन औरंगजेब तो पेंटिंग्स को लेके कुछ खास ही नहीं। औरंगजेब तो यहाँ तक ये कह देते पेंटिंग्स का इस्लाम धर्म के खिलाफ है। फिर इसके बाद राजपूत पेंटिंग्स आ जाती हैं। राजपूत पेंटिंग्स जब मुगल धीरे धीरे डिक्लाइन पेंटिंग्स की तरफ होने लगे तो राजपूत की तरफ फिर शिफ्ट होने लगा। और जो चंदेला रूलर थे कन्नौज के और बुंदेलखंड के, इनका 2 सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है इसको मतलब डेवलपमेंट करने, पेंटिंग को डेवलपमेंट करने में सबसे ज़्यादा श्रेय चंदेला रूलर्स जो कन्नौज के थे और बुंदेलखंड के, इन्हीं को जाता है। और ज़्यादातर जो राजपूत पेंटिंग की जो ज़्यादातर थीम रहती थी वो सामाजिक मुद्दे पे रहा करती थी, सोशल इशू पे रहा करती थी। और उनके थीम जितने भी हम पेंटिंग्स देखेंगे राजपूत के, उनमें हम देखेंगे कि नायक नायिका, राधा कृष्ण और एडॉन्ड वोमेन वो कुछ ज़्यादा ही उसमें यूज किया करते थे। जैसे कि आपके पास एक पहले पिक्चर्स हैं, आप देखेंगे इसमें राधा कृष्ण का बनाया गया है। तो ये सोशल इशू पे रखते थे और ज़्यादातर वो नायक नायिका राधा कृष्ण की भी थीम रख लिया करते थे। फिर उसके बाद ब्रज पेंटिंग्स को हम देख लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वन लाइनर जितने भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जितने भी वन लाइनर, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो सारे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो ब्रज पेंटिंग उसके बाद आता है। ब्रज पेंटिंग्स में हम देखते हैं ये कल्चरली पास्ट है, मतलब कि वो ये मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ये सब रीजन्स धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ये जितने भी रीजन आप देखेंगे सब धार्मिक। तो जितने भी इनके थीम भी रहा करते थे वो उसी धार्मिक प्रवृत्ति के ही रहा करते थे। जैसे कि उस समय की गोकुल की जो कृष्ण के बचपन की जो थीम रख लेते थे, फिर ग्वाला की थीम रख लिया करते थे। इन सब चीज़ों की वो थीम रखा करते थे ब्रज पेंटिंग्स में। फिर जैन पेंटिंग आता है। जैन पेंटिंग को ज़्यादातर डेवलप किया था जौनपुर, अवध और उसके नज़दीक वाले रीजन जितने थे वो जैन पेंटिंग्स के लिए फेमस थे।
जैन पेंटिंग्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो कल्पसूत्रा थी इन समय की सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो जौनपुर में बनाया गया था। आपसे ये पूछ सकता है कि कल्पसूत्रा कहाँ बनाया गया था और किसके पेंटिंग से रिलेट करता है। तो देखिए, जो कल्पसूत्रा है वो जैन पेंटिंग से रिलेट करता है और इसको प्रिपेयर किया गया था जौनपुर में। एक इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो मॉडर्न पेंटिंग्स, अभी हम देखे थे कि जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन थे वो पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे चट्टानों पे, फिर गुफाओं पे। उसके बाद वो मुगल आते हैं, तो मुगल पे कुछ पेंटिंग्स हमें देखे थे कि उनके क्या क्या खास थे। फिर राजपूत की तरफ शिफ्ट हुआ। फिर अब मॉडर्न पेंटिंग्स आप देखेंगे जो 19वीं सेंचुरी की थी, लखनऊ रीजन में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था और उस समय इसको रूमी कलाम के नाम से जाना जाता था। और इस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे कि कैसे इसको और एनहांस किया जाए और अच्छा किया जाए। तो मॉडर्न पेंटिंग्स हमें देखने को काफ़ी अच्छे मिलते हैं। कुछ पेंटिंग्स है, देखिए मॉडर्न पेंटिंग्स आप देखेंगे जैसे मुगल और अवध मिलकर मॉडर्न पेंटिंग्स को डेवलप करते हैं और अच्छे से बनाते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं जो बुक्स में हैं, आप देखेंगे जब भी ओपन करेंगे तो इसके बारे में एलोबरेट डिस्कस किया गया है। तो उस इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स को मैं आपके साथ डिस्कस करें। जैसे पिछवी पेंटिंग्स है, पिछवी, तो जो पिछवी पेंटिंग्स है ये श्री जगन्नाथ टेम्पल से रिलेट करता है। आपको देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिछवी पेंटिंग्स आपको किससे रिलेट करता है, तो श्री जगन्नाथ टेम्पल से ये रिलेट करता है। उसी के ऊपर थीम पे ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। फिर चौक पुराना, ये किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स या फिर फेस्टिवल, इन सब समय पे इसे बनाया जाया करता था। अभी आप इस समय के हिसाब से देखेंगे तो रंगोली आप सुने होंगे, दिवाली वगैरह पे काफ़ी बनाया जाता है, घर के आगे, घर के सामने रंगोली बनाया जाता है। तो चौक पुराना उसे ही कहा जाता है, एक तरह से उसे ही समझ जाते हैं, किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन या फिर फेस्टिवल वगैरह पे हम लोग इसे बनाया करते थे। फिर स्ट्रीट आर्ट आता है, ये सबसे ज़्यादा फेमस आपको प्रयागराज और वाराणसी सिटी में मिलेगा। जैसे कि आप कुंभ का मेला है, तो जो स्ट्रीट रोड के किनारे जितने भी गवर्नमेंट या फिर जो रोड्स रहेंगे उन्हें उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता था कि जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब वहाँ के अवेयरनेस के लिए हो, जैसे कि कुंभ है तो कुंभ से क्या क्या रिलेट करता है, ये सब स्ट्रीट पे बना दिया गया करता था। एक सिटी माई कैंपेन से भी चला था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिटी पेंटिंग स्ट्रीट आर्ट के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स थे। अब हम चलते हैं आगे। अभी तक हमने चित्रकला को डिस्कस किया, अब हम क्राफ्ट मतलब कि शिल्प कला जो है, शिल्प कला है जो उत्तर प्रदेश की, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो शिल्प कला देखिए उत्तर प्रदेश में ये एंशियंट टाइम से ही सबसे बड़ा, सबसे अच्छा माना जाता है, सब बहुत बड़ा है, इसकी डाइवर्स बहुत तरीके के हम लोग क्राफ्ट वगैरह बनाया करते थे हम। और उत्तर प्रदेश अकेले पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश अकेले 44% कंट्रीब्यूट करता है हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में कंट्री को। लेदर एक्सपोर्ट में 26% जाना था। हम यूपी स्पेसिफिक डिस्कस कर रहे हैं, तो यूपी कितना एक्सपोर्ट करता है हम ये देख रहे हैं। तो यूपी अकेले हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता है 44%। ये आप फैक्ट लिख सकते हैं मेंस के किसी भी आंसर में, आपसे जब भी क्वेश्चन आए। तो लेदर एक्सपोर्ट करता है 26%, कारपेट करता है 39%। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद हम आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ, एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट की तरफ आ जाते हैं। इनमें देखिए वन लाइनर है, कौन कहाँ से रिलेट करता है और कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये आपको प्रीलिम्स में ऐसे पूछ देगा, जारदोजी कहाँ से रिलेट करता है, किस किस जिले से रिलेट करता है, तो आपको जानना जरूरी है कि कहाँ से रिलेट करता है, किस तरह के प्रोडक्ट उससे मिलते हैं। फिर बनारसी ब्रोकेट किससे रिलेट करता है, वहाँ के कुछ फेमस पॉइंट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी जल्दी हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे। जारदोजी जो है एक सिल्वर मतलब चांदी और सोने के धागों से कढ़ाई करके बनाया जाता है। आप पिक्चर ये देख रहे होंगे, ये जारदोजी का ही पिक्चर है। इनमें आप देखेंगे सोने और चांदी के जो धागे रहते हैं उनसे कढ़ाई करके, एम्ब्रॉयडरी करके और बनाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा आपको इसका सेंटर मिलेगा, जो मेन सेंटर है वो लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है, बरेली है। इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जारदोजी के लिए। और इससे जो हम प्रोडक्ट पाते हैं वो गारमेंट्स के पाते हैं, कैप्स पा जाते हैं, पर्स पा जाते हैं इत्यादि। ये 3 इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद बनारसी ब्रोकेड आता है। इसका इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट होता है बनारसी साड़ी। आप बहुत ज़्यादा इसे सुने होंगे, जब पुराने समय में इसे राजा राजाओं के जो रिच क्लास फैमिली थी वो यूज किया करते थे। अभी तो हम देख रहे हैं सबके काफ़ी महंगी आती है और इसकी डेंसिटी के ऊपर डिसाइड किया जाता है बनारसी साड़ी कितनी क्वालिटी की होगी। और बनारस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट इसके फेमस मतलब एरिया हैं, मदनपुरा और अलीपुरा। ब्रोकेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं बनारस में। आपसे ये पूछ सकते हैं मदनपुरा और अलीपुरा मतलब बनारस में सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर चिकन करी देखिए नूरजहाँ से समय से ही आता गया है और चिकन करी साड़ी को हम देखेंगे लखनऊ में GI टैग भी मिला हुआ है। तो नूरजहाँ के समय से आया हुआ है चिकन करी साड़ी को हम देखेंगे। फिर आगे देखते हैं मेटल वर्क मतलब धातु वर्क।
इनमें देखिए इंपॉर्टेंट बस हम यही देखते जाएंगे कि कौन सा मेटल कहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो मेटल वर्क में मुरादाबाद सबसे फेमस सेंटर है। आप मैप में एक बार जरूर देखिएगा कि मुरादाबाद कहाँ है, या आपके लिए होमवर्क रहेगा। और मुरादाबाद इसके लिए ब्रास वर्क के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और जो रीजन है इटावा और वाराणसी सीतापुर, ये ब्रॉन्ज क्राफ्ट के लिए, जो ब्रॉन्ज के क्राफ्ट होते हैं, ब्रॉन्ज के जो शिल्प होते हैं वो बनाए जाते हैं, उसके लिए भी सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। जैसे कि इटावा है, वाराणसी है, मुरादाबाद, ये ब्रॉन्ज क्राफ्ट के लिए काफ़ी अच्छे जाने जाते हैं। और वाराणसी फेमस है मेटल रिपाउज क्राफ्ट के लिए। देखिए शिल्प के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो शिल्प में धातु से जो बनी हुई शिल्प हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो मेटल रिपाउज जो वाराणसी है फेमस है मेटल रिपाउज के लिए। और जो मेटल रिपाउज क्राफ्ट जो है वो कसेरा कम्युनिटी वाराणसी की सबसे फेमस है इसके लिए, और वही कम्युनिटी इसको बनाती है। फिर हम आगे चलेंगे तो अब स्टोन क्राफ्ट देखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट कहाँ कहाँ स्टोन कौन से मिलते हैं और किसके लिए फेमस है ये जानते हुए हम आगे चलेंगे। तो वृंदावन एल्वेस्टर प्रोडक्ट के लिए फेमस है। आपके साथ देखिए एक एक पिक्चर मैं आपको लगाते गया हूँ कि आपको क्लियर रहे कि कौन सी पिक्चर किसके लिए। तो एल्वेस्टर प्रोडक्ट के लिए वृंदावन फेमस है। फिर झांसी को देखेंगे तो ब्राउन स्टोन जो होती है वाराणसी में सबसे ज़्यादा डार्क ब्राउन स्टोन है, उसके लिए फेमस है। और वहाँ पे उसे संग ए रथक के नाम से भी जाना जाता है। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये ब्राउन स्टोन के ही यूज बनाए गए हैं, पॉट्स वगैरह हैं जो भी हैं इसके बनाए गए हैं। तो झांसी में डार्क ब्राउन स्टोन के लिए सबसे फेमस है और संग ए रथक के नाम से जाना जाता है। महोबा जो है स्टोन क्राफ्ट के लिए फेमस है। गौरा स्टोन क्राफ्ट, देखिए गौरा स्टोन क्राफ्ट के लिए फेमस है। यही पिक्चर है गौरा स्टोन क्राफ्ट का, महोबा। आप बस वन लाइन इससे नोट करते चलिएगा कहीं भी। अब पॉटरी की तरफ आ जाते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें कई सारे ऐसे मिले हैं जिनमें ये पता चलता है कि जो आलमगीरपुर है और मेरठ के पास के और जो इंडस वैली साइट्स हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एंशिएंट समय से ही बहुत इंपॉर्टेंट साइट रहे हैं पॉटरी के लिए। और यूपी में सबसे अच्छी चुनार ब्लैक क्ले की पॉटरी मिलती है, हमें देखने को मिल जाएगी। ये देखिए आपके सामने मैं पिक्चर को शेयर किया हूँ, जो चुनार ब्लैक क्ले है इसकी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी और ये सबसे फेमस है, यूपी में अकेले मिलता है। लेदर क्राफ्ट के लिए आपका कानपुर फेमस है। और लेदर क्राफ्ट के साथ हम यूज करके बाबुल बार्क को, उसके टैनिंग मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं। आप देखेंगे लेदर क्राफ्ट फेमस क्यों होंगे कानपुर में, तो आपको देखने को मिलेगा जब आप देखेंगे बाजीराव पेशवा थे तो वो वहाँ पे कुछ अपने आर्मी जितने भी उनके पास सिपाही वगैरह थे उनके जूते या फिर कुछ हथियार वगैरह बनाया करते थे जिनसे वो काफ़ी लंबे समय तक चल सके। और धीरे धीरे देखेंगे कि कानपुर ही फेमस हो गया लेदर क्राफ्ट के लिए। अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा उसमें बनते होते हैं, अभी भी लेदर के वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं। अब हम ग्लासवेयर को देखेंगे। फिरोजाबाद ग्लास बेंगल्स के लिए जो चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं उसके लिए फिरोजाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है, डेकोरेटिव आइटम्स उसके वहाँ बनती हैं। फिर सहारनपुर पंचकुरा टॉयज, देखिएगा आपके साथ एक एक पिक्चर में डिस्कस किया हूँ, ये बेंगल्स हैं और पंचकुरा टॉयज के लिए सहारनपुर फेमस है। अभी देखिए लास्ट में मैं क्यों आपको कहा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये इन्हीं के लिए तो किया जाता है कि एक जिले में कौन सी ऐसी उत्पाद है जो सबसे फेमस है, उसे मार्केट अवेलेबल कराया जाएगा, उसे फाइनेंशियल वहाँ दिया जाएगा, वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी और उसे फेमस किया जाएगा और रीच उसकी बढ़ाई जाएगी। तो पंचकुरा टॉयज के लिए सहारनपुर सबसे ज़्यादा फेमस है। ग्लास बीड्स के लिए वाराणसी सबसे ज़्यादा फेमस है, जो ग्लास बीड्स बनते हैं बनारस में सबसे अधिक बनते हैं। फिर उसके बाद देखिए अभी हमने सारे डिस्कस कर लिए पेंटिंग एंड क्राफ्ट को। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट्स, देखिए स्कीम तो बहुत ज़्यादा हैं यूपी गवर्नमेंट के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स जो थे, दो इंपॉर्टेंट स्कीम थे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, और फिर यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइंस, इन दो को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो एक जिला एक उत्पाद है, आप मैप से इसे जरूर देखा करिए कि हर जिले में कौन सी ऐसा हमें है जिसे हमें देखना चाहिए। तो आप जब मैप में देखेंगे तो हर जिले में कुछ ना कुछ एक खास है, कुछ एक इम्पोर्टेंट है जिसको गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाएगी। मतलब उनके लिए एक कॉमन फैसिलिटी रहेगी, सेंटर्स जो बनाए जाएंगे वो कॉमन सबको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उन्हें मार्केट डेवलपमेंट स्कीम, जो उनकी मार्केट को और ज़्यादा बढ़ा सके और ज़्यादा रीच कर सके, उसके लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च किए जाएंगे। उन्हें पैसे प्रोवाइड कराया जाएगा जो लोन वगैरह रहेंगे उनको बनाने के लिए, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। स्किल, अगर उन्हें स्किल की ज़रूरत है, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो भी गवर्नमेंट इसके तहत प्रोवाइड कराएगी और उसकी रिचनेस ज़्यादा बढ़ाएगी। ये इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च की थी यूपी गवर्नमेंट ने। फिर यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइंस, यूपीआईडी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के साथ कोलैबोरेट करके
यूपी गवर्नमेंट ने यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से कोलैबोरेट करके और इसे फॉर्म किया है। ये किस लिए किया गया है, तो डिजाइनर जितने भी डिजाइनर उन्हें ट्रेंड करने के लिए, जो हैंडलूम सेक्टर में जितने भी डिजाइनर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें इंटरनेशनल लेवल या फिर नेशनल लेवल पे कैसे उनकी रिचनेस और बढ़ाई जाए। इसके लिए यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से कोलैबोरेट करके और स्कीम को लॉन्च किया है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट स्कीम थे जो मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। अब ऐसे ही आगे हम डिस्कस करेंगे जितने भी सीरीज आते जाएंगे, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे आपके साथ डांस वाले लाएँ, जो कि उस बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन भी यूपी में पूछे गए हैं। तो ये अपनी सीरीज़ थी पहली, और उसके बाद सीरीज़ सेकेंड आएगी डांस के ऊपर, और ऐसी सीरीज़ चलती जाएगी। धन्यवाद।